साल 2012 में एक मूवी रिलीज होती है द डिक्टेटर। उस मूवी के मेन लीड बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। इस मेन लीड का एक और सीज़न कुछ अरसा पहले नेटफ्लिक्स पे आया, द स्पाई, और इस सीज़न के अंदर ये बताया जाता है कि किस तरीके से इसराइल, सीरिया और नेबर कंट्रीज़ के अंदर अपनी इंटेलिजेंस की बेसिस पर अपने कंट्री की सिक्योरिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करती है और कैसे सीरियन या बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर हाई ऑफिशियल रैंक पर अपने एजेंट डिप्लॉय करके कैसे स्टेट सीक्रेट्स के थ्रू इसराइल की सॉवरेनिटी को सिक्योर करते हैं। मस्ट वॉच सीजन है। क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि अभी संडे वाले दिन खबर आना शुरू होती है कि बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हो जाता है सीरिया के अंदर से, और बशार अल असद वाया एयरप्लेन रशिया की तरफ जा रहे होते हैं। उनके एयरप्लेन का कॉन्टैक्ट लॉस हो जाता है, जिसके बाद ये क्लेम किया जाता है कि उनके तैयारे को मार गिराया गया। लेकिन दूसरी खबर ये भी आती है कि बशार अल असद सेफली रशिया पहुंच चुके हैं, और तीसरी खबर ये भी आती है कि बशार अल असद रशियन एयर बेसिस, रशियन मिलिट्री बेसिस जो कि सीरिया में मौजूद हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। अब ये मुख्तलिफ खबरें हैं, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हो चुका है और फ्री सीरियन आर्मीज़ और बाकी तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे ग्रुप्स जो कि मिल के बशार अल असद के अगेंस्ट थे, वो अब सीरिया के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। लेकिन बड़ी मज़े की बात यह है कि जहाँ पे मैंने द स्पाई सीज़न को मेंशन किया है, अब इसराइल जो कि सीरिया का हमसाया है, दूसरी जानिब इस खबर के बाद वो गोलान हाइट से सीरिया के ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि अपनी पिछली वीडियोस के अंदर जहां पे मैंने इसराइल की और गज़ा की सिचुएशन के ऊपर बात की थी, वहीं पे मैंने लिब्रान और पेजर अटैक के ऊपर भी बात की थी। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर अब ये देखना है इसराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए सीरिया के ऊपर अटैक करेगा। अब ये सीरिया और इसराइल के दरमियान इतना ज़्यादा टेंशन क्यों है, वो आप सीजन से पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। देखिए, मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा आज से 50-60 साल पहले। लेकिन एक बात जो कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह सीरिया के ऊपर अटैच है, वो ये कि 74% तक की जो पॉपुलेशन है उसका ताल्लुक सुन्नी सेक्ट से है, जबकि बाकी पॉपुलेशन शिया सेक्ट से बिलोंग करती है। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन तमाम एरियाज़ की डिवीजन हुई थी, उस वक्त जब अथॉरिटीज़ लेने का वक्त आया था तो अलवी फैमिली आगे थी, क्योंकि इनके बहुत सारे मेंबर्स पढ़े लिखे भी थे और इनका नेटवर्क गवर्नमेंट में और हायर स्टेट लेवल पे बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से शाम में गवर्नमेंट और अथॉरिटेटिव लेवल पर हुकूमत में ये फैमिली बहुत ज़्यादा आगे थी। लेकिन इसके साथ साथ हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बाथ पार्टी रेवोल्यूशन और इस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने सद्दाम हुसैन और मोअम्मर कज़ाफ़ी की वीडियोस की तमाम सिचुएशंस को डिस्कस किया था। आप वो वीडियोस डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो 1970s में उस वक्त की हुकूमत का खात्मा करते हैं उस वक्त के कमांडर इन चीफ हाफिजुल असद, और फिर असद फैमिली का सीरिया के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। अब यहाँ से एक हुकूमत शुरू होती है जो कि 50 साल तक कायम रहती है। होता कुछ यूँ है कि जब हाफिजुल असद सीरिया के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेते हैं, तो उसके बाद सीरिया के तमाम रेवोल्यूशंस, सीरिया की तमाम स्ट्राइक्स को वो दबाने के लिए फोर्स का, ब्रूटैलिटी का ओपनली यूज़ करते हैं, और वो कोशिश ये करते हैं कि लोग उनके अगेंस्ट खड़े ना हों। लोगों को वो अपना डर बिठाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। किसी और कंट्री के बारे में भी ये चीज़ फिट आ रही है। अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मैंने पैन अरब आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और उसके साथ साथ ये भी कि उन दहाइयों में कम्युनिज्म का बहुत ज़्यादा चर्चा था। हर कंट्री इस ट्रेंड के ऊपर चल रहा था, और रशिया जहाँ पर कम्युनिस्ट का एक बहुत बड़ा पैरोकार था, वहीं पर शाम में भी, और ये फैमिली भी इसी सोच की बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, जिसकी वजह से रशिया का दूसरा बड़ा इंटरेस्ट सीरिया के ऊपर भी था। इस वजह से इनका कोएलिशन बनना बहुत ही आम सी बात थी। लेकिन इसके साथ साथ ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत बनाने के लिए हाफिजुल असद का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इस वजह से आयतुल्लाह खुमैनी हाफिजुल असद के मकरूज भी थे, और इस वजह से सीरिया को रशिया और ईरान की सपोर्ट हासिल थी। देखें, जहाँ पे रशिया की सपोर्ट हासिल होती है, वहाँ पर फिर यूनाइटेड स्टेट की भी एंट्री होती है। ये एक चौधरी था, लेकिन दूसरी तरफ एक जागीरदार भी था जो कि इस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व हुआ था। वो जागीरदार कौन था, वो वीडियो के आगे चल के बताता हूँ। इसके साथ साथ इतने बड़े स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोगों को वक्त डालने वाला एक छोटा सा बच्चा था। अब इस बच्चे ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से सीरिया के अंदर एक बड़ी क्रिटिकल सी
सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी हुई थी, वो भी वीडियो के अंदर आगे चल के बात करते हैं। तो पहले स्टोरी बिल्डअप करते हैं। हाफिजुल असद की हुकूमत कायम हो चुकी थी, उनके खिलाफ बहुत सारे मुजाहरे हो रहे थे, बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट थे, लेकिन वो अपोजिशन को ख़त्म कर देते थे। इसी तरीके से हमा मासेकर एक बहुत मशहूर इंसिडेंट जो कि सीरिया में हुआ था कि पूरे का पूरा इलाका ही उड़ा दिया गया था। आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं कि कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इंसानी जाने, इंसान कौन कितने कहाँ गायब हुए किसी को नहीं पता चला, क्योंकि मुकम्मल शहर ही वाइप आउट कर दिया गया था। ये इनकी ब्रूटैलिटी की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, ये समझाने के लिए कि इनके अगेंस्ट खड़ी होने वाली किसी भी आवाज़ को ये इस तरीके से दबाना जानते थे। और सन 2000 में इनके बेटे की बारी आती है जो कि हैं बशारुल असद, और वो अपने वालिद के डिमाइस के बाद सीरिया को रूल करना शुरू करते हैं। और वो भी कोई डिफरेंट फार्मूला लेके नहीं आते, क्योंकि वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सीरिया के ऊपर लीड करते हैं। अब पहला ब्लंडर ये मारते हैं कि वो अपोजिशन का एंड करते हैं। दूसरा, उनके टाइम पर बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि इजिप्ट, तुनीसिया, लीबिया, यहाँ पर भी डिक्टेटर के अगेंस्ट बहुत सारी रेवोल्यूशंस आना शुरू हो चुकी हुई थी। मीडिया पे इन लोगों की खबरें बनती थी और बशारुल असद को इस चीज़ का डर था कि पब्लिक ये तमाम चीज़ें एब्जॉर्ब करके इनके अगेंस्ट ही ना खड़े हो जाएं। इनको ये डर था, इसलिए वो तमाम एक्टिविटीज़ के ऊपर कड़ी नज़र रखते थे। आर्मी ऑफिशियल्स जो कि कंट्री की सेफ्टी के लिए होते हैं, वो यहाँ पर पब्लिक के लिए स्पेसिफाइड थे कि वो किसी किस्म के भी रिवोल्ट को क्रिटिकली वॉच करें और उसको उसी वक्त दबाएं, ताकि किसी किस्म का भी कोई मुजाहिरा या किसी किस्म की भी कोई भी रेवोल्यूशन या कोई भी रिवोल्ट शुरू ही ना होने पाए। और ये बड़ा कामयाबी से लोगों के ऊपर जुल्म और जबर के साथ चल रहा था। लेकिन एक वक्त आता है और उसके बाद आपका जहाँ तक वक्त होता है आप सिर्फ वहीं तक चल सकते हैं। 2006 से 2010 तक सीरिया में ड्राउट सीजन आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो प्रोडक्शन होती है वीट्स की और बाकी तमाम चीज़ों की, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। इकॉनमी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, इनडायरेक्टली फिर लोग भी अफेक्ट होते हैं और यहाँ पर लोगों के दिलों में इनके लिए मज़ीद हेट पैदा होना शुरू हो जाती है। अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी हमने ये बात कही थी। मुअम्मर कज़ाफ़ी के टाइम पर एक ऐसा वक्त भी आया था जब लीबिया में सेम सिचुएशन पैदा हो चुकी हुई थी, जहाँ मुअम्मर कज़ाफ़ी के अगेंस्ट लोगों के जज्बात बहुत ज़्यादा भड़क चुके थे। जैसे ही यहाँ पर वो कंडीशन आई और लीबिया के अंदर खुश्क साली का साल शुरू हुआ, रशिया से वो वीट सप्लाई करता था और उस साल रशिया में भी वीट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, जहाँ पर रशिया के अंदर अपनी टोटल कंजम्पशन पूरी होने के लिए भी वीट नहीं थी, तो वो बाहर किसी भी जगह पे एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उस टाइम पर लीबिया के अंदर भी ऐसे ही क्रिटिकल सिचुएशंस पैदा हो गई थी और उसके बाद 1 साल के बाद ही मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत भी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से शाम में भी ये रिवोल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन वीडियो के शुरू में मैंने एक बच्चे का जिक्र किया था। वो बच्चा दारा नाम के एक इलाके का बच्चा था जो कि टीवी पर नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर होने वाले रिवोल्ट को लाइव देख रहा था। उसके अंदर भी फ्रीडम थॉट्स आए और उसने जज्बात में आके एक दीवार के ऊपर बशारुल असद के अगेंस्ट कुछ लाइनें लिख दी। अब लोगों को पता लग गया कि काम ख़राब हो चुका है, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक ये लाइन मिटेगी बहुत सारे मुखबरों को या इंटेलिजेंस के लोगों को पता लग चुका होगा। अब जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि ज़रा सा भी सर उठता था उसको दबा दिया जाता था, उसको काट दिया जाता था। बिल्कुल इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पर पहुँचते हैं और पता करते हैं कि ये किसने हरकत की है। लोग लाइल्मी का इजहार करते हैं कि हमें नहीं पता कि ये किसने किया है। उसके बाद फिर इंटेलिजेंस के थ्रू पता करवाया जाता है कि ये किसने किया। 15 बच्चों के ऊपर शक उठता है, उन 15 बच्चों को उठा लिया जाता है। उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो बच्चे वापस नहीं किए जाते। ये कह दिया जाता है कि भाई इन बच्चों को भूल जाओ और नए बच्चे पैदा करो। अगर नहीं कर सकते तो अपनी खवातीन हमारे पास भेज दो। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड में मौजूद हैं। अब इन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर और बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी और बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। इन बच्चों के नाखून निकाले जाते हैं, इन बच्चों को गर्म पानी से टॉर्चर किया जाता है, इन पे करंट छोड़ा जाता है, अधमरी हालत कर दी जाती है। इधर उनके पेरेंट्स अब स्ट्राइक करते हैं, पूरा मन एहतजाज करते हैं दारा सिटी के अंदर, लेकिन इनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद होता है। आतिफ नजीब जो कि उस टाइम के कमांडर थे दारा सिटी के, वो जुल्म की तमाम हदों को पार कर देते हैं। अब ये खबर दारा सिटी से निकलकर पूरे सीरिया में फैल जाती है कि चंद बच्चों को उठाने पर उनके पेरेंट्स के साथ क्या ट्रीटमेंट की जा रही है, जिसकी वजह से पूरे सीरिया के अंदर उन बच्चों के लिए एहतजाज होना शुरू हो जाता है। बशारुल असद को इस बात की समझ आ चुकी होती है कि ये रिवोल्ट आराम से बैठने वाला नहीं है, इसलिए वो बच्चों को छोड़ देता है। लेकिन जब बच्चों की हालत उनके पेरेंट्स देखते हैं और बाकी लोग देखते हैं, उस वक्त उन लोगों के दिल में उन बच्चों के लिए रहम तो आता है, लेकिन उससे ज़्यादा आता है गुस्सा
बशार अल असद के अगेंस्ट, और फिर कंट्री के अंदर सिविल वार स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ के ताने बाने शुरू होते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि एक चौधरी था तो दूसरा जागीरदार था, और वो जागीरदार के साथ अगर मैं आपको ये कह दूं कि वो सऊदी अरब था, तो अब इक्वेशन थोड़ी सी कम्प्लेक्स होना शुरू हो रही है कि कैसे सऊदी अरब का शाम से रिलेटेड है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर मैं आपको ये कह दूं कि तुर्की भी इस इक्वेशन के अंदर कहीं ना कहीं फिट हो रहा है, तो कहानी उलझ जाती है। देखिए मैं बताता हूँ, सऊदी अरब का इंटरेस्ट सीरिया में मौजूद था, लेकिन ईरान का इंटरेस्ट भी सीरिया में मौजूद था, जिसकी वजह से दोनों की टसलबाजी चलती थी। इसलिए CIA, चूँकि वो रशिया की वजह से यहाँ पे मौजूद था, सऊदी अरब एक ऐसी लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर रही थी, जिसका मैं अभी वीडियो के आपके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले टर्की के ऊपर बात कर लेते हैं। देखें, नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ सीरिया पर एक इलाका है जिसका नाम है कुर्द। यहाँ पे कुर्द लोग आबाद हैं। अब बिल्कुल इसी के साथ टर्की में भी ये तमाम एरियाज़ पे कुर्द मौजूद हैं, और वो अपना एक कुर्दिस्तान के नाम से एरिया डिमांड करते हैं, जैसे कि इंडिया में खालिस्तान के नाम से पंजाब के तमाम एरियाज़ की डिमांड की जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे KPK में पठान ओरिजिन के लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्रीज शेयर करते हैं, सेम लैंग्वेज एंड सेम ओरिजिन होने के साथ साथ। इसी तरीके से पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब में सेम ओरिजिन एंड सेम लैंग्वेज होने वाले लोग डिफरेंट बाउंड्रीज डिफरेंट कंट्रीज के साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सीरिया के अंदर, तुर्की के अंदर ये सेम ओरिजिन के लोग मौजूद हैं जो कि कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे थे। जब इन्हें पता लगता है कि बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हो रहा है, बशार अल असद की हुकूमत को टफ टाइम हो रहा है, तब वो इन तमाम एरियाज़ के ऊपर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कायम करने के लिए तमाम हरबे चलाना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर टॉर्चर भी होता है, जिसके अंदर एक ऑक्यूपेशन भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो वहाँ पर अपना एक कंट्रोल हासिल करते हैं। तो ये है कुर्द लोग जो कि वहाँ पे थे। दूसरी जानिब जब कंट्री के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है, तो बहुत सारे सीरियन जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में सेटल होते हैं, बहुत प्रोफेशनल होते हैं, वो भी इस स्ट्राइक का हिस्सा बनते हैं और वो वापस सीरिया में आते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जो कि उस वक्त पे अपनी अपनी खिदमत पेश कर रहे होते हैं, वो भी इस रेवोल्यूशन में हिस्सा बन जाते हैं। तीसरे नंबर पर इराक की एक ऑर्गेनाइजेशन ISI, पाकिस्तान की नहीं, इराक की, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, ये भी किसी तरीके से वाया लेबनान या किसी और कंट्री से शाम में पहुंचते हैं और लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, और ये ISI से ISIS बन जाते हैं, और ये वही ISIS हैं जिनकी आप खबरें काफ़ी अरसे से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन ये लिबरेशन आर्मी थी कौन सी? होता कुछ यूँ है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि बशार अल असद से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, जो कि आर्मी एंड मिलिट्री के लोग होते हैं, वो कुछ लोगों को ट्रेन करना शुरू कर देते हैं, और जैसे जैसे वो ट्रेन करना शुरू करते हैं तो वो उस ग्रुप को फ्री सीरियन आर्मी के नाम से बुलाना शुरू करते हैं, और यही फ्री सीरियन आर्मी के लोगों को ISIS ज्वाइन कर लेता है, और इस तरीके से एक पूरी लिबरेशन आर्मी का क़याम आ जाता है, और वो बशार अल असद हुकूमत के अगेंस्ट कंपेन करना शुरू करता है। जहां बशार अल असद और बशार अल असद के जितने भी आर्मी के लोग थे, जितने भी उनके पर्सनल्स थे, उनके ऊपर ये ओपनली अटैक करते थे। फुल थ्रेड वॉर होती थी एक दूसरे के दरमियान, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते थे। 2012 में फ्री सीरियन आर्मी गवर्नमेंट ऑफिशियल की एक मीटिंग के वक्त वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है, और ये इंतजार में बैठी होती है कि कब गवर्नमेंट के हाई रैंक ऑफिशियल्स आपस में मिले और मीटिंग करें। किसी भी मीटिंग में वो वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर समेत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, जिनमें बशार अल असद के ब्रदर इन लॉ भी शामिल होते हैं, जान से हाथ धो बैठते हैं। ये बशार अल असद के गुस्से की वजह बनते हैं, जिसके बाद 21 अगस्त 2013 को बशार अल असद सीरिया में केमिकल अटैक कर देते हैं। देखिए, केमिकल अटैक जो है वो हर जगह पे बैन है। ट्रीटी के ऊपर साइन हुए हैं बहुत सारे कंट्रीज जो कि इसके अगेंस्ट मजम्मत भी करते हैं, लेकिन बशार अल असद और सीरिया ने इसके ऊपर कोई साइन नहीं किए हुए थे। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल इस पे हरकत में आती है, लेकिन रशिया और चाइना इस मूवमेंट के अगेंस्ट 5 बार वीटो करती है 4 साल के अरसे में, जिसकी वजह से सीरिया में 2017 में एक बार फिर से बशार अल असद लोगों को दबाने के लिए केमिकल अटैक करते हैं। अमेरिका 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद सीरियन वॉर से अपने हाथ खींच लेता है, लेकिन बशार अल असद के 2017 के अटैक के बाद वो दोबारा से इस वॉर के अंदर एंटर हो जाता है। अब इक्वेशन आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, और एक ग्राफ के अंदर सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ऐड करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस वक्त 2 ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, नंबर 1 इज़ रशिया एंड नंबर 2 इज़ ईरान। दूसरी साइड पे सीरिया के अंदर जो दूसरा ग्रुप बगावत कर रहा है वो है कुर्द। तीसरी साइड पे ISIS, जो कि अपने मफाद के लिए फ्री सीरियन आर्मी के साथ अटैच है, और चौथे नंबर पे फ्री सीरियन आर्मी। फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट कर रही है अमेरिका प्लस
सऊदी अरेबिया। अब अगर देखा जाए तो ग्राफ के दो क्वाड्रेंट्स, दो बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप जिनके साथ पूरी मेजॉरिटी पब्लिक की भी सपोर्ट हासिल है, ये तमाम लोग इस वक्त बशार अल असद हुकूमत के अगेंस्ट अपना रेवोल्यूशन कर रहे हैं, जो कि कुर्द लोग सिर्फ एक स्पेसिफाइड एरिया पे मौजूद हैं, जो कि सीरिया से ज़्यादा तुर्की के लिए खतरे का निशान है। इसलिए तुर्की नहीं चाहेगा कि वो इस साइड पे बॉर्डर एरिया पे, जो कि एक मैसिव बॉर्डर एरिया तुर्की और सीरिया का आपस में ज्वाइन है, वहाँ पर किसी किस्म की भी वो लड़ाई और किसी किस्म की भी वो जंग को मोल ले। क्योंकि सीरिया के हालात ख़राब होते हुए जब वहाँ पे ओपन वॉर्स होती थी, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाते थे, कोई डेवलपमेंटल वर्क नहीं होता था, पानी, इकोनॉमी, खाना पीना सब कुछ अफेक्ट था, तो 2 लाख से ज़ायद लोग नकल मकानी करके तुर्की पे चले गए। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे अफगानिस्तान से पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के हालात ख़राब होने पर 90s के टाइम पे बहुत सारे अफगानी पाकिस्तान में आए थे और पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बिना पर उनको रिहाइश दी थी। बिल्कुल इसी तरीके से अब तुर्की के लिए इकोनॉमिकल और डिफरेंट मैनेजमेंट चैलेंजेस भी हैं, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो किसी भी सूरत में सीरिया के ऊपर लड़ाई मोल ले, कुर्दों के ऊपर लड़ाई मोल ले, और इसी के साथ साथ बाउंड्री के ऊपर रशियन एयर बेसिस भी मौजूद हैं, जो कि बशार अल असद की ईमा पे वहाँ पे बनाई गई हैं, जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर बेस, एक रशियन इंटेलिजेंस बेस और इसके अलावा 2 और बेसिस भी मौजूद हैं। और बिल्कुल भी तुर्की के लिए ये फ़ायदेमंद बात नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये मिलिटेंट ग्रुप मज़ीद बड़ा होता है और पूरे कंट्री के अंदर हम स्ट्राइक्स देखते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से इस संडे को ये खबर आती है कि बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हो जाता है। मुख्तलिफ खबरें रिवॉल्व कर रही हैं, बट एट दी एंड ये कहा जा रहा है कि सीरिया के ऊपर अब एक नई हुकूमत का कायम होगा। लेकिन अब देखना ये है कि जो डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो कि आपस में ज्वाइन होकर फ्री सीरियन आर्मी बनाकर यहाँ पर आ चुके हुए हैं, उनका अब फ्यूचर क्या होगा? क्या वो इकट्ठे रहेंगे या उनके दरमियान किसी किस्म के कोई रिवॉल्ट स्टार्ट होंगे? अब बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बताया कि सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इराक का क्या हशर हुआ, और इसी तरीके से मुअम्मर कज़ाफ़ी के जाने के बाद लीबिया का क्या हशर हुआ। ये वो लीडर्स थे जिनका खौफ मौजूद था, लेकिन इन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट्स को हमेशा अपने साथ जोड़ा था। आज उनके जाने के बाद एक मेजॉरिटी पब्लिक उनको याद करके रोती है कि उनका टाइम अच्छा था, लेकिन यहाँ पर सीरिया में हालात थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पर पब्लिक की बिल्कुल भी सपोर्ट इन लोगों के साथ नहीं थी। लेकिन अब देखना ये है तबाही का शिकार सीरिया अब अपने आप को किस रुख में लेके जाता है, और दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा थ्रेट इसराइल की शक्ल में, जो कि उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली बमबारी कर रहा है, चूँकि वो लिबनान की साइड पे भी अटैच है। वो क्या करेगा ये वक्त बताएगा। अगली वीडियो में हाजिर होंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।